कादी फायद ईसा साहब की रुखसती हो गई। ये रुखसती थी, सुबकी थी, शर्मिंदगी थी और एक बेइज्जती थी। अजीबोगरीब सूरत हाल कादी साहब के साथ हुई। वही सहाफ़ी जो दिन रात कादी फायद ईसा साहब को सपोर्ट किया करते थे एक दौर में, आज उनके लबों पे वो सवालात थे जो कादी साहब नहीं सुन सकते थे। यानी वो तीरों की तरह चुपते हुए सवालात कादी फायद ईसा साहब से पूछ रहे थे और इनके जवाब कादी फायद ईसा साहब के पास नहीं थे। सहाफ़ियों ने बजाय इसके कि वहाँ पे खाना पीना करते, उन्होंने सवालात की बौछार की और कुछ ऐसे सवालात किए जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि कादी फायद ईसा साहब को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक सवाल कादी साहब से पूछा गया, क्योंकि कादी साहब कहे जनाब वो जो एक मकबरा बनाया हुआ है इंसानी हकूक़ का, इस हवाले से एक साफ़ी असतूर साहब उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको मकबरा करार दिया था, कब्रें करार दिया था इंसानी हकूक़ की। तो एक सिटिंग जज ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे कोर्ट मत करना, मेरा नाम मत लेना। अब जो सवालात पूछे गए, जब उस मकबरे पे पहुंचे कादी साहब जो इंसानी हकूक़ का उन्होंने वहाँ बनाया, दीवारों के ऊपर लिखा कि इंसानी हकूक़ फलां 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 हैं, तो उसमें जो है वो सवालात किए गए। एक सवाल ये पूछा गया कि इज़हार राय की आज़ादी में वोट का हक भी शामिल है, क्योंकि वोट का हक तो आपने पाकिस्तानियों से छीन लिया था। दूसरा सवाल पूछा गया कि 6 जजेस का खत भी इसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, यानी जो 6 जजों ने आपको खत लिखा था इंसाफ के उसूल के लिए, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था रियासती इदारों की जानिब से, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, या वो भी यहीं पे दफन कर दिया आपने। एक और सवाल पूछा गया कि अंजुमन साजी में सियासी जमातों के हुकूक भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो तमाम हुकूक कादी फायद ईसा साहब ने छीन लिए थे। फिर एक और सवाल पूछा गया कादी साहब से कि दीवारों पर लिख दिया है इंसाफ का ये हक क्या मिल रहा है इस मुल्क में? दीवार पे तो लिखा हुआ है आपने, तो दीवार पे ही लिखा हुआ है इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद हो चुका है और ये कादी साहब की वजह से हुआ है। फिर एक और सवाल पूछा गया कोई डैम बना रहा है, कोई यादगारें बना रहा है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा। एक सवाल और पूछा गया कि 12 करोड़ रुपए दीवारों पर जाया कर दिए, ये पैसा कौम की अमानत था। फिर एक और सवाल पूछा गया कि कादी साहब आपने अपने जाती ठेकेदार से ये यादगार क्यों बनाई है? कहा जाता है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो ये यादगार बनी है ये उसी ठेकेदार ने बनाई है जो कादी साहब का जाती ठेकेदार है, उनका घर भी बना रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, सहाफ़ियों ने यह सवाल उठाया है। एक और सवाल पूछा गया कि सियासी जमात से बल्ला छीनने पर आप मुतमईन हैं? और कमर मेकन साहब ने तो बार बार ये सवाल किया, मुतीउल्लाह जान साहब भी पूछ रहे थे और सहाफ़ी भी थे कि जनाब बल्ले का निशान छीनने पर आप मुतमईन हैं? ये वो तमाम लोग हैं जो कादी साहब को माजी में एक अच्छे जज के तौर पर देखते थे, लेकिन कादी साहब ने जो कुछ भी किया उसके बाद अब वो एक ऐसे जज के तौर पे देखे जाते हैं जिन पे सब तनकीद कर रहे हैं। कादी साहब के जो दौरे में आ रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपके सामने रख देता हूँ, हमने फैक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं। नंबर 1, कादी साहब जो हैं वो 2023 में जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इन्होंने खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को कि जनाब 53,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं, लिहाजा फौरी तौर पर जो 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं उनको भरा जाए ताकि ये केस खत्म हो। आज कादी साहब जब रिटायर होकर जा रहे हैं तो मजीद 57,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हुए हैं और कादी साहब ने कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 असामियां फुल नहीं की और वहां पे जजों को तैनात नहीं किया। फिर कादी फायद ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को 8 खत लिखे थे मुदाखलत करते हुए बार बार, जबकि जब कादी फायद ईसा साहब से जजेस आकर मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने बताया कि आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो इस पर कादी साहब ने खत नहीं लिखा। कादी साहब ने हर वो खत लिखा पहले वाले चीफ जस्टिस को जिसका फायदा नवाज शरीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा था, लेकिन कोई खत नहीं लिखा जिसमें जजेस को तकलीफ हो रही थी। ये दौरा में आ रहा है ना। कादी साहब ने कहा कि सियासी नौयत के जो अहम केसेस हैं उसमें चीफ जस्टिस अपने साथ सीनियर जजेस को बिठाएं, ये 4थे नंबर का, 8वें नंबर का और 13वां नंबर का जो बेंच है ये बनाना ज्यादती है। ये कादी साहब कहते थे ये सही काम नहीं है। लेकिन जब कादी साहब ने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना था तो अपने साथ एक 8वें नंबर के जज मोहम्मद अली मदर और 13वें नंबर की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इनको साथ बिठाया और बिठाकर बल्ले का निशान छीन लिया। यानी वही कादी साहब ने काम किया। फिर कादी साहब कहा करते थे कि जजों की तकरीरी जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, ये हमेशा कहते थे। लेकिन अपने दौर में कादी साहब ने आमिर फारूक साहब जो सीनियर आदमी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लेकर गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा और जो अदालती इंजीनियरिंग है वो खत्म हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3, जबकि खैबर पख्तूनख्वा जो 4 गुना बड़ा है वहां से सिर्फ 2 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहे थे उन्हें हर हाल में लाया जाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनका रास्ता रोका गया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट और कादी की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। फिर कादी फायद ईसा साहब ने 2015 में कहा था कि फौजी अदालतें गैर आईनी है और पार्लियामेंट की जानिब से की गई आईनी तरमीम को मुस्तरद करके कलअदम करार देता हूं। ये 2015 का कादी। 2024 में कादी ने क्या किया? कादी ने कहा जी नहीं, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इसका एहतराम करता हूं और हाई कोर्ट के जजों को जो हिरासा किया गया है इससे मुताल्लिक पार्लियामान जो है वो कानून साजी कर दे, जो करना करे, हमने कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर 2015 में कादी साहब ने कहा कि फौजी अदालतें गैर आईनी है, पार्लियामान आईनी तरमीम के जरिए भी इसे नाफिज नहीं कर सकती। तो यही कादी फायद ईसा 2024 में क्या कहते हैं?
यानी फौजी अदालतों को गैर आईनी करार देने का 5 रुकनी बेंच का फैसला गुज़िश्ता 6 माह से मुअत्तल किया हुआ है और ज़ेर इल्तवा लगा हुआ है, उसको लगाते भी नहीं है उस फैसले को। ये है जनाब कादी फायद ईसा साहब के अंदर जो फर्क पैदा हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियां कौन सी कादी साहब ने की? नंबर 1, पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया। नंबर 2, फौजी अदालतों को कानूनी हैसियत देना और उस पर अपील को ना लगने देना। नंबर 3, आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की जगह ब्यूरोक्रेट्स को रिटर्निंग अफसर तैनात करना। नंबर 4, पंजाब के इंतखाबी ट्रिब्यूनल में जो बेहतर और बाउसूल जजेस काम कर रहे थे उस सारे अमल को खराब कर देना और रिटायर्ड जजों को मौका देना। नंबर 5, आइन के आर्टिकल 63A का जो है वो दोबारा से फैसला लगाना और लगा के उसको तब्दील करना, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई और मारामारी शुरू हो गई। नंबर 6, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों से उनको महरूम करने के लिए शर्मनाक हद तक कादी साहब गिर गए। नंबर 7, पीटीआई और इमरान खान के केसेस में वाज़े बेंच फिक्सिंग में कादी साहब मुलव्वस रहे। नंबर 8, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई नशिस्तों को दोबारा गिनती के ड्रामे से छीन लिया गया, यह भी कादी फायद ईसा साहब ने किया। नेक्स्ट, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, लापता अफराद के मसाइल और अपने दौरे हुकूमत में पुलिस की ज्यादतियों पर आंखें बंद रखी। दौरे हुकूमत यानी जब तक कादी साहब सीट पे बैठे हुए हैं तो कादी साहब ने अपनी आंखें बंद रखी। और इसके साथ साथ 1973 के बाद से अवामी मैंडेट की सबसे बड़ी चोरी न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि मुबैना तौर पर सहूलतकारी कादी साहब ने फराहम की। और एक और चीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो उनकी शिकायत थी कि हरासा किया गया, उस पर बट्टी डाल दी, क्योंकि वो केसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड थे। तो ज्यादातर जो ज्यादतियां हैं कादी साहब के दौर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वादे तौर पर कहा कि जी मैं तो इसमें नहीं आ रहा, और वजह भी लिख कर गए। यानी कादी साहब का आज आखिरी दिन था, रिटायर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस नहीं रहे। ये जुल्म का एक दौर था, एक स्याह दौर था जो खत्म हो गया। पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, सब खुशी मना रहे हैं कि एक ऐसा आदमी चला गया जो ज़हनी तौर पे ऐसा लगता था कि बीमार था और हर चीज़ को जो है वो एक मखसूस एंगल से देखता था और हर चीज़ के अंदर जो है नफरत, बुग़्ज़, गुस्सा, पाकिस्तान की तबाही का बाइस बना ये आदमी और जमहूरियत की तबाही का बाइस बना, आज़ादी इज़हार राय को तबाह कर दिया। अब मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ओवर स्पीडिंग की वजह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में मैंने शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साकिब निसार ने अपनी आईनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहत बताई थी। उन्होंने अब खत में लिखा कि मैंने ओवर स्पीडिंग पर उनके रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और कादी फायद ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। कादी फायद ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की जो वजूहत उन्होंने बताई वो ये है। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस फायद ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहत मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस फायद ईसा के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मजबूर पाता हूँ, यानी मैं मजबूर हूँ कि मैं ना जाऊँ। फिर कहते हैं जी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे, यानी जजों के साथ कुछ भी हो, अदलिया के साथ कुछ भी हो, कादी साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाया हुआ था और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। फायद ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फायद ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया, यानी उन्हें मौका दिया कि आप अदलिया को और कमजोर करें। फिर उन्होंने कहा कि फायद ईसा अदालती रवादारी और हमांगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। फायद ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे, जो वो कर गए हैं उसके असरात तो रहेंगे। अब उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने या इदारे की तजलील करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। मजीद जनाब जजेस भी थे जिन्होंने शिरकत नहीं की और उनके अंदर जो है वो जो बाकी जजेस हैं उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूँ जिन्होंने इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने शिरकत नहीं की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शिरकत नहीं की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत नहीं की और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुई। ये वो जजेस हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। अब नाज़रीन, एक बड़ा अहम चीज़ है कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजेस क्या हैं, उन्हें कौन से काम करने पड़ेंगे। इस पर एक वीलॉग करूंगा नेक्स्ट कि उनके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस खड़े हैं और उनसे वो कैसे निपट सकते हैं। यानी मैं कानूनी चीज़ें तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। कादी साहब ने ऐसे कौन से काम नहीं किए जिनकी वजह से लोग उनसे नाराज थे, और आने वाले चीफ जस्टिस अगर अदलिया के ऊपर एतमाद बहाल करना चाहते हैं अवाम का तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकल लिए, मियां साहब नस गए और उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई थी। मैं हमेशा से ये कहता था कि नवाज शरीफ का इन्हिसार पूरा का पूरा कादी फायद ईसा पे है। कादी फायद ईसा नहीं तो फिर नवाज शरीफ नहीं।
नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए नहीं जब तक काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन गए, हालांकि उनको हर चीज दी गई, लेकिन लंदन प्लान के मुताबिक वो तभी आए जब काजी साहब ने हलफ उठाया तो मियां साहब ने कहा ठीक है अब मैं आ रहा हूं। और नवाज शरीफ साहब ने काजी साहब के हलफ से 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन भी करवा दिया था ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। लिहाजा मियां साहब का सारा इन्हिसार काजी फायद ईसा पे था। काजी फायद ईसा साहब रिटायर हो गए। आज उनकी रिटायरमेंट के दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ दी। मियां साहब का यहां और कोई वाली वारस नहीं है, ऐसा लगता है, ना अपनी बेटी पे, ना भाई पे, ना किसी और पे उनको यकीन है, और उनको पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये तो एक हवा के ऊपर बैठे हुए हैं, और किसी वक्त भी जरा थोड़ी सी हवा चली तो ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच गए, वहां से वो बरतानिया चले जाएंगे अपने देश। तो नवाज शरीफ साहब ने भाग ही जाना था, नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं। वो एक आदमी जेल में बैठा है जिसको ऑफर की जा रही है कि भाग जाओ, और वो कह रहा है कि तुम सब भागो, मैं यहीं पे बैठा हूं, और वो ये कह रहा है कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। तो पहली दफा पाकिस्तान में टक्कर का सियासतदान मिला है इस निजाम को। इससे पहले जितने सियासतदान मिले हैं वो बेचारे कभी झुक जाते हैं, कभी हाथ जोड़ देते हैं, कभी पांव पकड़ देते हैं, कभी डील कर लेते हैं, कभी बाहर से सिफारिशें ले आते हैं। ये वाहिद आदमी है जिसके लिए दुनिया आवाज उठा रही है, और ये हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद डट कर खड़ा है। अपना पूरा खानदान अंदर करवा दिया, 9 महीने इसकी बीवी को अंदर रखा गया, कई दिनों से इसकी बहनें अंदर हैं, इसका भांजा अंदर है, ये खुद अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ से तो बहुत फर्क है। नवाज शरीफ जैसे एक अदार हो तो एक इमरान खान जो है वो नहीं बन सकता, जितना वो मजबूत असाब का और सच्चा और खरा आदमी है। नवाज शरीफ आपसे नहीं हो पाएगा, आपके खानदान से भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को बहुत जो है ना वो मम्मी डैडी किस्म की आपकी एक लेगेसी है, और आप इमरान खान को आप बीट कभी नहीं कर सकेंगे, आप उसकी बीवी को बीट नहीं कर सकेंगे, उसकी बहनों को नहीं कर सकेंगे, उसके भांजे को आपका सारा खानदान मिलकर बीट नहीं कर सकता, तो उनके वर्करों को आप नहीं कर सकेंगे, तो ये बाकी क्या रह गया। बहरहाल इमरान खान साहब के बारे में कुछ और वीलॉग्स में चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फजल रहमान साहब ने एक बात की है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की एहलिया रिहा हुई, रिहा होकर पहुंची बड़ी गाला। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि दोबारा कोई शरारत हो सकती है, आप पेशावर चली जाए। अब इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं उनकी जमानत हो गई है, उनकी भी रिहाई हो जाएगी। अब यहां पे फैसल बाटा साहब एक कैरेक्टर है, वो उठते उठ के कहते हैं मैंने छुड़ाया उनकी बहनों को। यही एक अजीबोगरीब कैरेक्टर है। जिंदगी में कभी अरशद शरीफ के साथ दोस्ती नहीं थी, है सच, और जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। आज तक अरशद शरीफ साहब के घर जाके अफसोस करने की जरूरत नहीं हुई, और सबसे बड़ा हमायती बनकर अरशद शरीफ के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को फैसल बाटा साहब जो हैं वो ताने दे रहे हैं कि मैंने छुड़वाया इमरान खान की बहनों को। ओ भाई खुदा का नाम लो यार। यानी जो धोबी की एक बैलगाड़ी होती है ना, उसके साथ एक जानवर चल रहा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस जानवर के दिमाग में एक वहम होता है कि ये बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, इसको मैं घसीट रहा हूं, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। फैसल बाटा साहब के बारे में मुझे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के कुछ मालिकान ने बताया कि जब हमें बुलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो एक ऑफिसर जितने सख्त अल्फाज बोले हमारे साथ और हमें मजबूर किया कि हम उनकी पॉलिसी के मुताबिक चले एस्टेब्लिशमेंट की, तो उस ऑफिसर के पीछे पीछे एक बंदा फाइलें लेके भाग रहा था, यानी पीछे पीछे चल रहा था उसकी फाइलें और उसकी चीजें उठाकर, वो बंदा फैसल बाटा था। तो फैसल बाटा साहब आपकी ये औकात है, वहां से आपको खबर मिल जाती है कि हमने नया मुकदमा नहीं करना इस बंदे पे, तो आप पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि अब ये बंदा छूटने लगा है। हमें पता है कि इमरान खान साहब की आजादी का भी आपको पहले इसलिए पता चल जाएगा कि उस दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हार मान चुकी होगी और वो ये कहेगी कि ठीक है यार हमने और पर्चा नहीं देना, तो फैसल बाटा को पता चल जाएगा, वो आकर कहेगा फैसल बाटा टीवी पे कि ये इमरान खान कल परसों तरसों छूट जाएगा। फिर इमरान खान छूटेगा तो फैसल बाटा कहेगा कि जी मैंने अपना एक और वादा पूरा कर दिया, मैंने इमरान खान को छुड़वा लिया। तो मिसाल वही है कि जो धोबी की बैलगाड़ी के साथ चलने वाला जानवर है वो समझता है कि ये बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, हालांकि वो खुद नहीं खींच रहा होता। यानी आप इमरान खान साहब की बहनों का जाके सामना नहीं कर सकते। 24 घंटे का मुकदमा नहीं था ये जिनमें उनको पकड़ा गया, उसूलन तो उनको 24 घंटे में छोड़ देना चाहिए था। कितने दिन हो गए उनको, वो जेल के अंदर बंद है, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे, रुसवा करके रख दिया उन्हें, और अब जब वो कानून के मुताबिक छूट रही है तो इसको डील का तासुर दे रहे हैं। ये 2 नंबरी है। फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। मौलाना साहब आपने 26वीं आईनी तरमीम पर भी यही कहा था और फिर आपने वो मंजूर करवाई है। इस पर मैं अगले वीलॉग में डिटेल से बात करता हूं कि मौलाना साहब ने एक्चुअली कौम के साथ किया क्या है। लेकिन एक चीज जाते जाते बताऊं कि कैदियों वाली वैन पे हमले की खबर चलाई गई और यह कहा गया कि वहां से पीटीआई के कैदी कोई भाग गए हैं और हमला हुआ कैदियों वाली वैन के ऊपर। 3 वैन जा रही थी। तो हकीकत यह है कि अदालत ने 82 मुल्जिमान को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनको डिस्चार्ज किया था, बजाय उनको छोड़ने के ये वैन लेकर अटक की तरफ चले गए और रास्ते में कोई ड्रामा करके इन्होंने गाड़ियां वापस मोड़ी। लेकिन मजे की बात यह कि पीटीआई वालों की कारें पीछे जा रही थी, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई हुई है कि ये गाड़ियां वापस क्यों मोड़ रहे हैं। तो पूरा वकूआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने पकड़ लिया। अगले वीलॉग में इसकी भी तहकीकात हो रही है, वो भी आपको बताता हूं। ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।